मैम, मैं कम है सर। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज़ आप सी। थैंक यू। साक्षी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी मैम। मैम, मेरा नाम साक्षी कौरव है। मैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 2017 में कंप्लीट की है केंद्रीय विद्यालय से, और 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में कंप्लीट की है। और मैम, तब से लेकर वर्तमान तक मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी जो हॉबीज़ है वो बुंदेलखंडी लोकगीत गाना और परंपरागत बुंदेलखंडी भोजन पकाना है। ओके, आपने हॉबी जब बताइए कि आपका बुंदेलखंडी लोकगीत गायन है, तो कोई हमें बुंदेलखंडी गाना सुना सकती हैं आप? जी मैम, सुना सकती हूँ। सुनाइए, जो भी आपका फेवरेट है। जी मैम। मैम, ये राई है जो बुंदेलखंड में गाई जाती है। तो ये ओरछा के जो राम भगवान हैं उनको स्मरण करके इसको गाया जाता है कि राम राजा सरकार, राम राजा सरकार, राम राजा सरकार, राम राजा सरकार, विनती हमारी स्वीकारो, विनती 100 बार, विनती हमारी स्वीकारो, सफल करियो सरकार, सफल करियो सरकार, सफल करियो सरकार, सफल करियो सरकार, विनती हमारी स्वीकारो, सरियो मोरे काज, विनती हमारी स्वीकारो। ओके, नाइस। थैंक यू सर। आपने इसमें लिखा है आपने बीएससी किया है, जी मैम। तो आपको बीएससी की ही फील्ड में, आपके साइंस फील्ड में आपको आगे जाने का इंटरेस्ट नहीं था? मैम, 2020 में जब मैं अपने करियर के लिए मैंने सिलेक्शन किया कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ जॉब नहीं करनी है। मतलब सिविल सेवा हमारे देश का सबसे बड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। यदि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती हूँ तो मेरा एक अच्छा करियर भी होगा। इसके साथ मुझे जो है सोसाइटी से भी जुड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पे मैं इस वेलफेयर इंस्टीट्यूट का एक पार्ट बनके बहुत छोटे छोटे कामों से सही, लेकिन मैं अपना योगदान दे सकती हूँ। हर फील्ड में वेलफेयर वर्क है, ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर है वो लोगों का इलाज कर रहा है, तो वो उससे बड़ा वेलफेयर क्या हो गया कि वो किसी को नया जीवन दान दे रहा है। कोविड में अगर डॉक्टर नहीं होते तो आज आप हम कोई भी नहीं होते। जी मैम। वो थे तो ही हम हैं। जी मैम। बीएस आपके रिसर्च किए सबने साइंस मैम। में, तो हमें वैक्सीन मिला है, हम बच के यहाँ हैं। जी मैम। जी तो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही थोड़ी ना है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपका। जी मैम। जिसमें आप सोसाइटी को सर्व कर पा रहे हो। जी मैम। मैम, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैम साथ में जो हमें डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड सिविल सर्विसेज में मिलती है, हम अपने करियर के 30 to 40 ईयर्स हमें बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट में और बहुत अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। तो मैम मुझे लगता है कि मैं अपने मेरा व्यक्तित्व जिस तरीके का है उस हिसाब से मैं सिविल सर्विसेज में अपना बेस्ट दे सकती हूँ। ओके, आप कटनी डिस्ट्रिक्ट से है, तो कटनी डिस्ट्रिक्ट को पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली आप डिफाइन कर सकते हैं? जी मैम, मैं कर सकती हूँ। मैम, हमारे कटनी में 4 विधानसभा सीट्स हैं और 2 लोकसभा सीट हैं। लोकसभा सीट मैम खजुराहो लोकसभा सीट है, और मैम दूसरी शहडोल लोकसभा सीट यहाँ पर लगती है। और मैम विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट, बहोरीबंद विधानसभा सीट, और मैम 2 और विधानसभा सीट है जिन्हें मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और प्रशासनिक मैम यहाँ पर जो सबसे बड़े हमारे जिला अध्यक्ष हैं श्री अभी प्रसाद जी वर्तमान में हमारे जिला कलेक्टर हैं। और मैम इसके बाद नीचे सब डिवीजन्स हैं, 4 सब डिवीजन हैं। ओके, कलेक्टर को हिंदी में हम जिला अध्यक्ष बोलते हैं या जिलाधीश बोलते हैं? सॉरी मैम, जिलाधीश बोलते हैं। तो जिलाध्यक्ष कौन होते हैं फिर? मैम शायद जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं हम उन्हें शायद, सॉरी मैम मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है अभी। जिला अध्यक्ष होता है वो जनरली पॉलिटिकल वाले टर्म्स में जाता है। आपका वहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस या कोई और है, आपके यहाँ पार्टी है, जी मैम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका हर जिले का एक अध्यक्ष होता है, उसको जिला अध्यक्ष जनरली बोला जाता है। जी मैम। कलेक्टर इज जिलाधीश। जी सॉरी मैम। ठीक है, आप इस फील्ड में रहकर क्या कुछ नया अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं कि आप अपने कटनी या फिर मध्य प्रदेश के लिए एक असेट हो जाए? जी मैम। मैम यदि ऐसा मैं कटनी को देखूं
तो हमारी कटनी जो कटनी है वो खनिज क्षेत्र है मुख्यतः। तो मैम सबसे पहले मैं इस फील्ड में कटनी में रह के काम करना चाहूँगी, क्योंकि मैम जैसे हमारे यहाँ चूना नगरी के नाम से कटनी जाना जाता है, चूने की भट्टियाँ हैं, लेकिन वर्तमान में ये बहुत ख़राब स्थिति में है। 150 से वर्तमान में इनकी 40 संख्या बची है। तो मैम इस फील्ड में मैं काम करना चाहूँगी। मैम दूसरा हमारे यहाँ मार्बल इंडस्ट्री है, लेकिन अभी तक यहाँ पे मार्बल मंडी नहीं बन पाई है, क्योंकि मार्बल निकलता है लेकिन मैम ये पूरा राजस्थान चला जाता है, और फिर राजस्थान में जो है कटनी का मार्बल राजस्थान मार्बल के नाम से बिकता है। तो यहाँ पे ना ही उस तरीके से रोजगार का सृजन हो पाया है। तो मैं दूसरा काम जो है मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी कि यहाँ पर जो है मार्बल मंडी की स्थापना हो। मैम जो तीसरा मेरा कार्य होगा वो महिला सशक्तिकरण के लिए होगा। मैम इसको मैं लखपति दीदी जो वर्तमान में हमारी योजना चल रही है, मैं उसके माध्यम से करूँगी, जिसमें महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ना, और बाद में जहाँ पे उन्हें बाजार की उपलब्धता हो सके। इस पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है एक वर्क, आपने देखा होगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जिला पंचायत जी मैम, दोनों जॉइंटली मिलके इस पे पूरा वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने एसएचजीज वालों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। हर जिले में आप देख रहे हैं कि दीदी कैफे, जिला पंचायत के कैफेज, ये सब उन्होंने ओपन करे। वो उनका एक स्वरोजगार है। वो लोग जिस फील्ड में एक्टिव है, बहुत अच्छा हर एरिया का स्पेसिफिक है। कोई बुनाई में अच्छा है, कोई आर्टिकल्स बना रहे बांस के या फिर लकड़ियों के, तो उनको वो लोग सेल कर रहे हैं बनाकर, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ से वो सेल कर सके। जी मैम, वो तो ऑलरेडी वर्किंग है मैम, लेकिन मैं इस फील्ड में काम करना चाहूँगी। और मैम जो चौथा मेरी प्रायोरिटी रहेगी इसमें, वो मैम साक्षरता के साथ मैम शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब ऐसी शिक्षा जो कि बाजार आधारित अभी जो मांग है उसे पूरा कर सके, क्योंकि हमारे कटनी में इस चीज़ की काफ़ी नीड है। हमारे यहाँ स्किल लेबर बहुत है, लेकिन स्किल लेबर की कमी है। और मैम जो पाँचवा मेरा होगा वो स्वास्थ्य मेरी 5वीं प्राथमिकता होगी। ठीक। साक्षी जी सर। अच्छा, अभी आपने जो राई है ना जी सर, ठीक है, वो बुंदेलखंड में है। जी सर। बुंदेलखंडी राई और बघेलखंड में भी राई होती है, तो जी दोनों सर। में क्या डिफरेंस होता है? सर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता है कि जो बुंदेलखंडी जो राई है वो इसमें जो पूरी बुंदेलखंडी जो बोली है उसमें हम उसको गाते हैं, और इसमें सर उच्चारण में भी कुछ अंतर रहता है। जबकि बघेलखंडी राई में बघेलखंडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और सर उनके जो उच्चारण होते हैं वो अलग होते हैं। वाद्य यंत्र में कुछ अंतर होता है क्या? बुंदेलखंड में अलग वाद्य यंत्र हैं, बघेलखंड में अलग वाद्य यंत्र हैं, जी कुछ सर। बता सकते हैं क्या? सर मुझे बुंदेलखंड का तो पता है कि यहाँ पे ढोलक और नगाड़े और सर जो टिमकी होती है वो बजा के, लोटा बजा के गाया जाता है। बाकी सॉरी सर, मुझे बघेलखंड की जानकारी नहीं है। अच्छा, राई तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, जी सर। पर इसको थोड़ी सी अश्लीलता भी आने लगी है। जी तो सर। कई बार हम इसको जब वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने की बात करते हैं तो फिर लोग आलोचना करने लगते हैं। जी सर। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी आलोचना की जा रही है? सर ये मेन कारण से जैसे कि आपने बताया कि अश्लीलता जैसे मुद्दों से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन सर हमें ये समझना होगा कि सर ये बहुत लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत स्थानीय स्तर की चीज़ें हैं। तो यदि हम इसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हमें जो इसके बहुत अच्छे तत्व हैं यदि हम उसको उठाते हैं और हम उनकी फिर ब्रांडिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका विरोध नहीं किया जाएगा। राई के लिए फेमस किसी लेडीज़ के बारे में बता सकते हैं आप? जी सर, सुनीता यादव मैम, मैं गाने सुनती हूँ तो वो बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, ठीक। बुंदेली भोजन पकाना, जी सर, इसमें क्या पकाते हैं हम? सर महेरी, और दूसरा जो हमारे यहाँ सर फरा खाते हैं। फरा मतलब लपसी के साथ खाया जाता है। और सर तीसरा जो होता है लब्दो बनाई जाती है बेर से। और सर चौथा जो है वो थोपा बनाया जाता है बेसन से। और पांचवा सर वैसे तो बड़े सब खाते हैं लेकिन हमारे उसको बड़ा कहते हैं, तो वो भी काफ़ी प्रचलित है। बड़े किस ऋतु में खाए जाते हैं? सर जो बड़े हैं सर वो मुख्यतः सर ठंडी की ऋतु में खाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की थी। जी सर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ ऐसे 3 नाम बता दीजिए जी सर, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर। सर एक तो केरल का कुटुंबश्री है। सर उसने महिलाओं का बहुत अच्छे से सशक्तिकरण किया है, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण। सर दूसरा महाराष्ट्र का मापिम बहुत सशक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप बन के उभरा है। और सर ये वर्तमान में मुझे 2 याद आ रहे हैं। साक्षी, कटनी में कोई ऐसा पर्सनालिटी था जिसने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था? जी सर। सर कटनी से 1857 की क्रांति में राजा सरयू प्रसाद जी थे, विजय राघवगढ़ रियासत के, जिन्होंने कटनी से पार्टिसिपेट किया था। क्यों फेमस थे ये? और
किस चीज़ के लिए फेमस थे? सर इन्होंने 1857 की क्रांति में सर मुझे एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह है उनके खिलाफ जो है मुखबरी करने का काम किया था। तो सर उसके बाद ये इस क्रांति में शामिल हो गए। सर उसके बाद जो है ये बहुत दिनों तक जो है अज्ञातवास में भी रहे, लेकिन बाद में जो है रीवा रियासत की मदद से इनको पकड़ लिया गया। ठीक। अच्छा, ये पिताजी का नाम भगवान दास जी कौरव है? जी ये सर। भगवान दास जी, इस नाम से कोई राजा हुए हैं क्या, भगवान दास? सर मुझे आमेर के राजा याद आ रहे हैं। आमेर के राजा भगवान भगवान दास। अच्छा, क्यों जानते हो आप उनको? सर ऐसा कहा जाता है कि वो पहले राजपूत थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये कौरव, कौरव कौरव बोली भी है ना? कौरव जी सर, खड़ी बोली। खड़ी बोली, जी खड़ी सर। बोली, ठीक है। कौरवी कहाँ कहाँ बोली जाती है मध्य प्रदेश में? सर मध्य प्रदेश में जो कौरवी है वो मुख्यतः सर उत्तरी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल वाला जो क्षेत्र है, और सर हमारा जो नरसिंहपुर गाडर वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी थोड़ा इसका प्रभाव मिलता है। सर भोपाल में भी यहाँ बोली जाती है कौरवी। जी सर। अच्छा, इसका कौरवी अपभ्रंश है क्या, कि ये किसी अपभ्रंश से ली गई है? सर जहाँ तक मुझे पता है सौरशैनी अपभ्रंश से सौरशैनी, ओके। आई है। लास्ट क्वेश्चन है, जी सर। ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना, बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 3 योजनाएं बता दीजिए। जी सर। सर मैं 2 मिनट रिकॉल करना चाहूँगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे स्कीम का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन सर 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक, कोई नहीं। सॉरी सर। हाँ साक्षी, आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स मैथ्स? जी सर, फिजिक्स ऑनर्स से मेरा ग्रेजुएशन है। अच्छा, तो आप मुझे लाइट की डेफिनेशन बताइए। जी सर। सर लाइट जो है वो सर हम फोटॉन्स के माध्यम से, कि इसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो ऐसा पैकेट बना के जो है ट्रैवल करते हैं सीधी रेखा में, इसे हम लाइट कहते हैं। पर मुझे तो लगता है लाइट वेव होती है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। सर लाइट डुअल नेचर शो करती है, वेव भी कौन सा नेचर है वो? शायद वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर लाइट शो करती है। जी सर। तो ये जो आपने फोटोन्स बताया, ये कौन से नेचर में है? सर ये पार्टिकल नेचर है। और वेव नेचर में क्या है? सर वेव नेचर में जैसे हम जो फेनोमेना देखते हैं, जैसे सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम देखते हैं, और सर जैसे कि डिफ्रैक्शन जो हम देखते हैं, सर ये जो है ये उसकी वेव नेचर को शो करते हैं लाइट की। आइंस्टीन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? जी सर। तो उसका कुछ रिलेशन है इससे? सर शायद सर क्वांटम फिजिक्स के लिए उन्हें मिला है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हम इससे रिलेशन करें तो मुझे अभी जो समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है इसके बारे में शायद बताया था। सर सॉरी, ओके, रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अपने आंसर में कि सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा वेलफेयर इंस्टीट्यूट है। जी सर। तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट आप किस हिसाब से सिविल सर्विसेज को देख रही हैं? और वेलफेयर इंस्टीट्यूट अगर सिविल सर्विसेज है, जी सर, तो फिर जितने एनजीओज काम कर रहे हैं, जितने नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज काम कर रहे हैं, वो क्या हैं? जी सर। मैंने सिविल सर्विसेज को इस तरीके से मतलब वेलफेयर इंस्टीट्यूट का है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कोई एनजीओ है या फिर कुछ इस तरीके की बॉडी काम कर रही है, तो सर उनका जो फील्ड एरिया होता है बहुत लिमिटेड होता है, जबकि जो प्रशासन है उसका फील्ड एरिया बहुत बड़ा होता है। हम हेल्थ केयर में देख सकते हैं प्रशासन का उपयोग, हम जो है वो रोजगार प्रदाता के तौर पे भी हम प्रशासन को देख सकते हैं, हम जो है सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक उत्थान के मेरा क्वेश्चन क्या है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस सिविल सर्विसेज को बहुत बड़ा वेलफेयर इंस्टीट्यूट यदि कह रही हैं, जी सर, तो उसका क्या कारण है? और इस चीज़ को आप एनजीओज और एनपीओज के कंटेक्स्ट में बताइए। जी सर। सर पहला जो मैंने अभी बताया कि ये इसकी डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा बड़ा वेलफेयर इंस्टीट्यूट। जी सर। तो ये कई एनजीओज का डाइवर्सिटी क्यों कम है? वो भी जिस अलग अलग एनजीओज अलग अलग उसमें काम करते हैं फील्ड्स में। मैं किसी एक पर्टिकुलर एनजीओ की तो बात कर नहीं रहा हूँ। जी सर, जी सर। सारे एनजीओज हैं, वो अलग अलग फील्ड्स पर लगे हुए हैं अपने अपने काम जी सर, में। जी सर। तो एनजीओ एज अ होल को जी सर, आप क्यों मान रही हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड है किसी फील्ड में? जी सर।
आप सोच सकती हैं। जी सर। सर मैं तैयार हूँ बताने। जी। सर मुझे लगता है कि सर जैसे कि एनजीओस हैं और जो अदर बॉडीज़ हैं उसमें, और यदि हम प्रशासन में कंपेयर करें तो सर प्रशासन में हमें एक अथॉरिटी भी मिलती है कि हम इन लोगों के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तो सर ये जो एक अथॉरिटी वाली जो चीज़ है वो हमें सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पर हम अपने अधिकार के साथ जो है दलितों का, जो वंचित वर्ग हैं सर, हम उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। तो सर इसलिए सिविल सर्विसेज जो है वो एक बड़ा वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ अथॉरिटी मिल रही है कि आप और बेटर कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। और आप सिविल सर्विसेज में कई प्रॉब्लम्स भी हैं जी सर। इसी वेलफेयर इंस्टीट्यूट में, जी उसी सर। बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी सर। जी सर। वही वेलफेयर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जी सर। जो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वेलफेयर नहीं कर रहे हैं। जी सर। जी सर। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और जी उनको सर। कैसे आप दूर कर सकती हैं? जी सर। सर जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है वो थोड़ा एफिशिएंसी में कमी है कि कभी एक ऐसा होता है कई बार कि हम जितना एफिशिएंट करना चाहते हैं या फिर हम प्रशासन को जितना मितव्ययी बनाना चाहते हैं उतना प्रशासन नहीं हो पाता है। जैसे कि कई बार ऐसे लूपहोल्स हमें दिखाई देते हैं कि जैसे कि अगर कोई हमने सामान लिया है वो 10,000 में आ सकता था तो उसकी हमें रेंज बहुत हाई प्रशासन को देनी पड़ती है। तो एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी प्रशासन में। ये बात नहीं समझा मैं आपकी। 10,000 में आ सकता था तो क्या करना मतलब पड़ता है? सर उसमें हमें मितव्ययिता कि हम प्रशासन को मितव्ययी बनाने की हमें आवश्यकता है कि सर हम कम से मतलब कम, ज़्यादा कॉर्डियल आपके कहने का मतलब जी सर, कि कम से कम संसाधनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकें। तो गवर्नमेंट का तो काम ही यही है, कम से कम संसाधन में, और करती भी वही है। जी सर। नहीं तो गवर्नमेंट भी चाहे तो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दे जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में। जी सर। पर वैसा नहीं है। उसका कारण ही तो यही है कि हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। जी सर। सर लेकिन जैसे आपने जो पूछा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो सर मुझे ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम जो समझ में आती है वो ये है। और सर दूसरा जो है कि सर कभी कभी जो है प्रशासन पे कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं उन पे भ्रष्टाचार के केसेस भी हम देखते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हों ताकि प्रशासन की बहुत अच्छी छवि रहे, क्योंकि लोगों से तभी इसका जुड़ाव बहुत हद तक संभव है। इसके क्या कारण है मुख्य भ्रष्टाचार के? सिर्फ 3 वर्ड में बताइए। जी सर। मतलब 3 कारण है तो एक एक वर्ड में बता दीजिए। जी सर। भ्रष्टाचार के क्या कारण है प्रशासन में? जी सर। सर सबसे पहला जो कारण है वो प्रशासक के खुद के स्तर पे होता है। एक वर्ड हो गया, खुद जी के सर। स्तर पे। जी चलिए, सर। एक लाइन, वो भी एक वर्ड नहीं है लेकिन आई विल एक्सेप्ट इट। उसके जी बाद? सर। जी सर। सर दूसरा कारण है कि जनता में जागरूकता की कमी। ठीक है। और सर जो तीसरा कारण मुझे लगता है कि हमारे जो कानून हैं उनमें लूप होल्स का होना, जो कि कई बार उनका फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो कानून को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जी सर, लगातार गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है सिविल सर्विसेज में भी, ताकि ये ज़्यादा वेलफेयर का काम कर सके। और ठीक है साक्षी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी रिसेंट टाइम्स में जी सर। बहुत ईडी की न्यूज़ आ रही है कि जी वो बहुत सारे लोगों पे, खासकर जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जी सर। उन पर रेड कर रही हैं, जी उनको सर। बेल नहीं मिल रहा है। जी सर। तो मुझे स्पेसिफिक कारण बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी सर। इसका लीगल एंगल क्या है, क्यों बेल नहीं मिल रहा? जी सर। सर इसका मुख्य कारण ये है कि ये सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, और सर ये जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो सर शायद इस कारण इसमें जो है वो अभी बेल नॉन नहीं मिल बेलेबल रही। ऑफेंस होता है? जी सर। नॉन बेलेबल और बेलेबल में क्या डिफरेंस है फिर, आप ये बताइए। सर जैसे कि इसमें मैं सर मुझे इसमें सर बहुत क्लियर अभी नहीं है, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो फिर अलग डेफिनेशन हो गई। अच्छा जी लेकिन सर। इनमें क्यों नहीं मिल पा रही है बेल? कुछ लीगल आपको पता है कारण? नो सर, मुझे पीएमएलए एक्ट जो आपने कहा वो कुछ हद तक सही है, उसमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, पता है आपको? नो सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है साक्षी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। साक्षी, आप में
अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जी सर। आई कांटेक्ट बहुत अच्छा जी सर। है ना, फ्लुएंसी भी आपकी अच्छी है, जी सर। सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह भी आपका ठीक है जी सर। है ना, ये सब प्रेजेंटेशन वगैरह कॉन्फिडेंस वगैरह सब बढ़िया है, कोई जी सर। दिक्कत नहीं है। जी सर। अब दिक्कत कहाँ है, जी काम सर। करना है जी आप सर। में भी। मुझे वो ओवर द टॉप वाली दिक्कत लगी। जी सर। ओवर द टॉप वाली मतलब आप अपनी बात को पुश नहीं कर सकते ज़्यादा, जी सर। आप समझ रही हैं। जी सर। एक आपकी बातों में या जो आपका आंसर आप कर रही हैं जी सर। उस आंसरिंग टेक्निक में बहुत हम्बलनेस होनी चाहिए। जी सर। आप एकदम से अपनी बातें रख नहीं सकते इस तरीके से कि ऐसा लगे कि आप अपनी बातें बता रहे हैं जी सर। कि जी ऐसा सर। है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, जैसे जी आप बता रहे हो सामने वाले को, जी सर। वैसे उस फॉर्म में नहीं बताना है। जी सर। जी उसको सर। एक एक लेवल ऑफ हम्बलनेस के साथ, एक सरलता के साथ पुट करना है बोर्ड के सामने। जी तो सर। आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पे मुझे लगा कि आप ओवर पावर कर रही है कुछ चीज़ों को लेके, ज़्यादा आप ऐसे बात कर रही हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। जी सर। वो क्वेश्चन यदि आप आ गई, अभी आपको बोला आपके पास 3 महीने आप करके बताइए, तब उसका वो आंसर है जो आप कर रही हैं। जी सर। लेकिन जी अभी सर। आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठी हैं, जी सर। तो आपको उसी को ऐसे लहजे में बताना है कि सर यदि अगर मुझे चांस मिला जी तो सर। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इस फील्ड में ऐसा काम कर पाऊँ जिससे ये रिज़ल्ट आए। जी सर। मैं ये नहीं बोल सकता कि जैसे मुझसे क्वेश्चन हुआ कि आप क्या करोगे, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सर मैं ये करूँगा, मैं कर दूंगा, इस स्कीम से ये कर दूंगा, ऐसा नहीं। जी सर। वो ओवर पावरिंग लगता है। जी सर। जैसे कि आप पहले ही मान लिए कि मैं ये कर दूंगा, जी सर। जी सर। है ना, जी सर। उसमें जी सर। हम्बलनेस की कमी आती है। जी सर। तो जी वो सर। नहीं होना चाहिए। जी सर। आपके बोलने में कभी कभी थोड़ा राइम आता है, जी सर। राइम, जी सर। है ना। सर मैं उसको रिमूव, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन मेरी थोड़ी सी हैबिट है सर जल्दी जल्दी होने की, तो हाँ, उससे थोड़ा सा कोई बात मतलब नहीं, मैं कोशिश कर रही हमेशा नहीं हूँ। आता पर राइम आ रहा है कभी कभी जी बीच सर, में मैं और कि इसको ऐसे कंट्रोल कर करने की देंगे। कोशिश वो करूँगी। राइम आपको थोड़ा सा हटाना है। जी सर। जी है सर। ना। जी सर। बाकी मुझे लगता है कि वेल एंड गुड है, ओवरऑल बढ़िया है। ये 2 चीज़ें, वो जी ओवर सर। द टॉप नहीं जाना चाहिए, जी सर। हम्बलनेस को जी पूरी सर। तरीके से मेंटेन मैं कीजिए। जी सर। जी सर। और ये राइम वाली चीज़ पे थोड़ा सा वर्क जी कीजिए, सर। है ना। जी Thank you. सर। थैंक यू सर। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये लगी साक्षी, आप थोड़ा सा ना फास्ट हो रही हो। मतलब जी मैम। जब आप रिप्लाई दे रही हो ना, आपका पूरा सेंटेंस इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है। जी मैम, मैं पूछना चाहूँगी मैं कैसे इसको सही करूँ। मतलब मैंने और भी जगह मॉक दिए हैं, मुझे ये एक कॉमन जो आप बता रही हैं ना, मुझे कॉमन चीज़ मुझे सब लोगों ने कही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे ठीक करूँ। मिरर में देख के अपने आप प्रैक्टिस करो, खुद सुनो, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो। जी मैम। और सुनो। जी मैम। तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कैसा बोल रही हूँ। जी मैम। और घर वालों के साथ बैठ के दिन में उनको बोलो 10 मिनट घर में से कोई ना कोई एक आपका इंटरव्यू लेता रहे। जी मैम। तो ऑटोमेटिक आदत बन जाएगी ना जब थोड़ा स्लो बोलने की। जी मैम। तो अच्छा ऐसा लगता है उसमें कि आपके पास ना बहुत एक्सेस नॉलेज है, जो आप सारा हम पे ऐसे ढोलना चाह रही हो। वही ना, तो और वो इतना फास्ट जा रहा है कि वो ऐसा लग रहा है रुक जाओ, बस अब रुक जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ वाला सीन हो रहा है। जी मैम। तो वो ज़रूरी है, अदरवाइज हर चीज़ बहुत अच्छी है। इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। जी सर। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, हाँ। इंटरव्यू के साथ सिंक हो रही है, और एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा जा रहा है, आई कांटेक्ट ऑल टाइम मेंटेन्ड है, सब कुछ है। बस इसको कंट्रोल कर लीजिए तो इट विल बी बेस्ट। जी मैम, मैं और कोशिश पूरी करूँगी हो जाए। कोशिश करना ही है। जी मैम, मैं कर लूँगी। देखो बिल्कुल बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं जी रियली सर। में। और आपकी स्माइल कई बार ना क्या करती है, कुछ जो चीज़ें कमी होती है उसको ढक देती है। जी सर। बट क्या होता है ना कि फ्लुएंसी इतनी तेज है ना, जी तो सर। उससे हमें लगता है कि मतलब भागने वाली हो। जी दूसरी सर। बात होती जी है सर। कि प्रश्न सुनने के बाद फिर हल्का सा पूछ ले लो, उसके बाद फिर आप बात शुरू करिए, ठीक है ना। जी सर। जी सर। अच्छा, उसमें भी कई बार क्या होता है कि जब आप आंसर दे रहे होते हो तो उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं, तो 1 पॉइंट के बाद आप तुरंत दूसरा पॉइंट शुरू कर देते हो, जी फिर सर। तुरंत तीसरा पॉइंट शुरू कर देते हो, तो सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए ना। जी सर। जी सर। ठीक है ना। जी तो सर। इसलिए 1 पॉइंट बोला, हल्का सा पूछ लिया, फिर दूसरा, फिर हल्का सा पूछ लिया, फिर तीसरा। जी सर। ठीक, उसमें आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाओगे, जी सर। ठीक है ना। जी सर। ऐसा ना, कई बार एक दूसरी चीज है, जो प्रश्न आपसे बनता नहीं है, जी है सर। ना, उसमें आप बिल्कुल नीचे आके कर लेते हो, है ना। जी सर। पता ही नहीं
तो बिल्कुल नीचे आके भी नहीं करना है। कई बार सर के जो टेक्निकल क्वेश्चन थे उसमें ऐसा ही हुआ। जी ठीक सर। है ना? जी सर। तो इतना भी नहीं, देखो हमें विचार करना है ना। आप सामने देख सकते हो, इधर उधर देख सकते हो, बट ज़्यादा पूरा ऐसा नीचे आप पूरा चेहरा ही नीचे कर लेते हो। जी तो सर। वो थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। जी सर। ठीक, बाकी ओवरऑल गुड है। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।